देश प्रदेश में आपका स्वागत है। बॉस्टन से सतीश झा। इस हफ्ते भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में कुछ अलग तरह से देखी गई। ब्राज़ील में कोवैक्सीन को लेकर के ब्राज़ील में एक मुकदमा चल रहा है। फ्रांस में रफाले डील को लेकर के वहाँ के एक जज साहब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं कि एक ज़माने में हमें याद आता है, इंदिरा गांधी कहती थी कि करप्शन इज़ एन इंटरनेशनल फिनोमेना, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं। अब उनको हम अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं। बोफोर्स के बाद अगर आप देखें तो रफाले का जो मामला सामने आया था सबसे अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत देश की प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी घातक सा मामला है ये। तो ये भारत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि कोवैक्सीन डील में ब्राज़ील इन्वेस्टिगेट कर रहा है और रफाले के डील में फ्रांस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जबकि हम खुद अपने आप को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है रफाले का। रफाले में पिछले करीब 10-12 साल से ये बात चल रही थी कि भारत को लड़ाकू जहाज़ चाहिए, हवाई जहाज़ चाहिए। मैं एक ज़माने में महाव MHOW में हायर कमांड कोर्स में बुलाया जाता था बोलने के लिए। मैं एक बार जनरल मानेकशॉ भी थे, फर्नांडिस भी थे डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे। जिस दिन मैं गया वहाँ वो लोग आते हैं जो हमारी रक्षा नीति को एक दिशा देते हैं और उनसे बात करते हैं जो कर्नल से ब्रिगेडियर बनते हैं या उस लेवल के ऑफिसर होते हैं, चाहे नेवल हो चाहे एयरफोर्स के हों। उनसे बातचीत में बहुत चीज़ें सुनने को समझने को मिलती हैं। एक ये हमेशा दो तरफा बात होती है, वो हमारी बातें समझते हैं, उनकी बातें समझते हैं। ये चीज़ साफ थी कि भारत को अपनी रक्षा की जो अस्त्र शस्त्र है उसकी तकनीक और उसकी उम्र कुछ ठीक करनी थी। कुछ नए हथियार चाहिए, कुछ ज़्यादा कारगर हथियार चाहिए। लेकिन जो हमारी व्यवस्था है वो कुछ रूस और अमेरिका के बीच में उलझती चली गई और हम ज़्यादातर रूस की तरफ घुसे। हमारी जो हथियारों की जो खरीद फरोख्त ज़्यादा होती थी रूस के साथ होती थी। कुछ और दोष भी हैं लेकिन छोटे हैं। और अब चूँकि अमेरिका हमको हथियार देना नहीं चाहता था तो हम कुछ ले सकते थे इजराइल से, कुछ और यूरोपीय देशों से। लेकिन पिछले 10-12 साल से बात हो रही थी फ्रांस से कि रफाले जहाज, उनके लड़ाकू जहाज जो है वो खरीदे जाए। तो कुछ छोटी मोटी बातें हुई इस तरह से। जब कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने 136 जहाज़ों खरीदने की बात की। उसी पैसे में, उसके आसपास के पैसे में जो नई सरकार आई भाजपा की 2014 के बाद, उसमें वो बात 136 से 36 पे आकर रुक गई। जो जहाज 500 करोड़ के थे वो 1500 करोड़ के आसपास के हो गए। और पहले जो बात होनी थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसको बनाएगा, उसकी जगह ये हुआ कि अनिल अंबानी बनाएंगे। अब HAL को थोड़ा बहुत अनुभव ज़रूर है, उनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। उनके जो जहाज जिन्होंने मिग बनाए करीब 1000 के आसपास, उस 500 उसमें गिर गए। तो उनका एक्सपीरियंस है, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता है ऐसी नहीं है कि विश्व स्तर की हो। कुछ काम चलता रहता है और देश में तकनीकी योग्यता बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कुछ ना कुछ होता रहे। HAL जैसी संस्थाओं ने काफ़ी योगदान दिया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो एक देश में ऐसी नीति हो जो हमारी क्षमता, तकनीकी क्षमता बढ़ा सके, वहाँ हमें बहुत बड़ी मुश्किलें सामने आती हैं, हमारे सामने आती हैं। और उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं 70 साल में कि क्यों कुछ लोग, कुछ देश तकनीकी योग्यता इतनी पा लेते हैं कि किसी भी तरह से वो एक दूसरे से होड़ में टिक सकें। भारत जब कोई भी चीज़ बनाने की बात आती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, सोफिस्टिकेशन के साथ, तो वहाँ किसी होड़ में नहीं है। ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम मानते नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं, जान ही नहीं सकते कहाँ जा सकते हैं, तो रास्ता निकलता ही नहीं है उससे। तो HAL
नहीं बना सका पिछले 50-60 सालों में ऐसा जहाज़ जो कि विश्व स्तर के मानकों के साथ खड़ा हो सके। और अब अनिल अंबानी, जिनके पास कोई भी अनुभव नहीं था किसी भी तरह के हवाई हथियार बनाने का या हवाई जहाज बनाने का, उनको डसॉल्ट के पार्टनर की तरह से एक भारत सरकार की योजना है जिसमें जो विदेशी हमारे यहाँ पूंजी लगाते हैं, जो हमसे चीज़ें खरीदते हैं, उन पे हम एक बंधन डालते हैं, बोझ डालते हैं कि जितने पैसे हमसे लेंगे उसका आधा हमारे देश में लगाएं। उससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में तकनीकी तरक्की होगी, हमारे यहाँ उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, कहना बड़ा मुश्किल है। मेरा मानना है कि आज से 40 साल पहले भी भारत दुनिया से 6-7 पीढ़ी पीछे था, आज भी उतना ही पीछे है, क्योंकि दुनिया अलग रफ्तार से बढ़ रही है। हमें लगता है हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अगर बाकी लोग 60 मील जा रहे हैं और हम 30 मील जा रहे हैं, जा तो रहे हैं हम भी, लेकिन उनकी आधी होती है हमारी रफ्तार। तो सब मिला के भारत आज भी 5-6-7 पीढ़ी पीछे है बाकी देशों के, वो चाहे हथियार बनाने की बात हो, चाहे किसी भी तरह की प्रोडक्शन की बात हो। मेरा अपना मानना है कि दुनिया में आज समझ के 3 खेमे हैं। एक जहाँ इनोवेशन होता है, नई चीज़ें बनती हैं, अमेरिका। दूसरा जहाँ कॉपिंग होती है, अच्छी खासी जैसी बनाए हैं वैसी ही कॉपी कर सकते हैं, चाइना। और तीसरा जहाँ एक इमिटेशन होता है, यानी कि हम मान के चलते हैं कि हम कुछ कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हम उस हद तक कॉपी नहीं करते कि एग्जैक्टली उस तरह की कॉपी हो जाए, जो थोड़ा बहुत उस तरह की शक्ल बन जाए, वो है भारत की बात। तो 3 तरह के देश हैं, जहाँ इनोवेशन होता है, जहाँ कॉपिंग होती है, जहाँ कॉपिंग में भी हम उसकी जो सीमाएं हैं हम थोड़ा सा ढीली कर देते हैं। तो उसको लेकर के हमारा जो प्रोडक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उतनी उस हद तक तरक्की नहीं कर पाता। अब जो रफाल डील में अनिल अंबानी को जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, सबसे ज़्यादा बात बड़ी उस पर आई। जो छोटे छोटे मुद्दे ये हैं, एक तो जहाज़ का दाम 500 की जगह 1500 हो गया। दूसरा 136 की जगह आप सिर्फ 36 लेंगे। तीसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को हटा के आपने अनिल अंबानी को दे दिया। बाकी चीज़ें आप छोड़ दी, सिर्फ अगर 3 ही चीज़ें देखें तो मुझे लगता है कहीं कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है? कम से कम किसी भी आदमी को अगर सोचने का मौका मिलेगा, ज़रूर सवाल पूछेगा। कुछ इस तरह का है कि आपके पास 100 रुपये थे, आप उसमें 10 चीज़ें खरीद सकते थे। अब वही चीज़ आपने 10 की जगह 3 में 3 चीज़ें खरीदी, पैसे पूरे खर्च हो गए, आपको कैसा लगेगा? दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी की बात है, तो अगर हम जाते थे खरीदने के लिए किसी ऐसी व्यवस्था से, ऐसी कंपनी से जिसके पास उसकी योग्यता हो, और हम उसकी जगह उनसे बात करें जिन्होंने कभी कुछ बनाया ही नहीं है, तो यानी कि हमारे उस पर जो प्रोडक्शन का सवाल लगेगा, जो चीज़ बनाएंगे उसकी क्या गुणवत्ता होगी, इस पर सवाल खड़ा होगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और तीसरा ये कि आखिर ये जो आपने पैसे जो ऑफसेट कर रहे हैं, जो आधे पैसे देश में लगाए जाएंगे, वो सारे अंबानी को जा रहे हैं, अनिल अंबानी को जा रहे हैं। तो यानी कि लगता था कि जैसे कि सरकार जो है अंबानी के लिए काम कर रही है बनिस्बत की हमारी रक्षा के लिए। लगता था कि जैसे एक अच्छी डील को उन्होंने ख़राब कर दिया। मैं अक्सर, और इसकी वजह यह है कि जिस तरह हम सोचते हैं किसी भी समस्या के बारे में, उसमें बुद्धि की कमी नहीं है, उसमें इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, उसमें अनुभव की या लक्ष्य की कमी है। हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं या हमारे अनुभव उनको समझ देते नहीं हैं। और ये बात जो है हर चीज़ में होती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई भी काम करना हो। मेरा मानना है कि 1947 से आज तक देश में जितनी भी आज योजनाएं बनी हैं, कोई योजना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खरी नहीं उतर सकती। वो चाहे गरीबों के लिए हो, अमीरों के लिए हो, टेक्नोलॉजी की हो, बिना टेक्नोलॉजी की हो, लेकिन वो किसी भी स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ नहीं खड़ी हो पाती। ये बहुत बड़ी बात है। तो रफाल में जो बातें हुई, उसमें कुछ और बातें, अच्छी बात यह है कि भारत के प्रेस ने इस पर बात करना बंद कर दिया, लेकिन फ्रांस का प्रेस उस पर दबाव डाल रखा। जो पुराने राष्ट्रपति थे ओलांद, उनके ज़माने में ये हुआ, अब वो भी इसकी चपेट में आएंगे, उन पर भी इंक्वायरी होगी। हमारे यहाँ राहुल गांधी ने
चौकीदार चोर है की बात की, साफ साफ लोगों को कहा कि ऐसा हुआ है, गलत हुआ है। और अगर बोफोर्स एक मुद्दा था तो रफाले उससे 1000 गुना और भी खराब मुद्दा है। अगर राजीव गांधी को बोफोर्स के लिए हमें बुरा भला कहना पड़ा तो आज की सरकार को उससे 1000 गुना ज्यादा भला बुरा कहना पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा है कि मीडिया ने इस पे इस तरह के सवाल उठाए नहीं कि लोगों में ठीक से बहस हो सके। और तीसरा, हमारी जुडिशरी ने उसका तमाम देखने के बाद, पिटीशन करने के बाद भी लोगों ने पिटीशन किया। अरुण शौरी ने, प्रशांत भूषण ने और उनके साथ यशवंत सिन्हा ने भी किया, लेकिन कोर्ट ने उसको दरकिनार कर दिया। तो यानी कि मीडिया नहीं काम कर पा रही, जुडिशरी नहीं काम कर पा रही ठीक से, और जो सरकार है वो इस तरह कर रही है कि जैसे वो किसी की जेब में है, किसी उद्योगपति की जेब में हो। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिससे कि लगता है सरकार कितनी भी सफाई दे, लोगों को हमेशा लगता रहेगा यहां कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। अब हमारे नेता ऐसे हैं, प्रिय नेता, वो कुछ भी कहते हैं, 70% लोग उनकी बात मान लेते हैं, इसलिए वो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रतिभा है उनकी, लेकिन उस प्रतिभा से पिछले 7 साल में जितना नुकसान देश का हुआ है वो उसका आकलन इतिहास ही कर पाएगा। उसका आकलन आज नहीं हो सकता, क्योंकि आज लोग डरे हुए हैं, वो बात नहीं कर पाते सीधे सीधे। तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? वो रिपोर्ट क्या कहती है? जो वहाँ की फ्रांस की रिपोर्ट जो है अखबारों वाली, वेबसाइट वाली, क्या कहती है? वो ये कहती है कि ये जो जितने पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें कहीं न कोई आर्थिक अपराध हुआ है। उस आर्थिक अपराध की जिम्मेदारी फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति की और डासोल के चेयरमैन की होनी चाहिए। उस बात से अगर आप देखें तो भारत के भी रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर बात आनी चाहिए। भारत में भी अंबानी की बात आनी चाहिए। अगर घूस लेना बुरी चीज है तो घूस देना बुरी चीज है। अब फ्रांस कह रहा है घूस देने वाले बुरे हैं, तो भारत में तो घूस ली गई है, तो कौन बुरा है, देने वाला कि देने वाला? हमारा मानना है कि दोनों ही बुरे हैं। बिना घूस लेने वाले के देने वाला नहीं होता, और अगर ना लेने वाला कोई ना हो तो भी अगर देने वाला देता रहेगा तो कोई लेने वाले बन जाएंगे। तो जब तक दोनों पहलुओं को हम नहीं देखेंगे तब तक ये जो आर्थिक अपराधों की परंपरा चलती रहेगी, घूस चलती रहेगी। हमारे देश की संस्कृति में एक बहुत बड़ी बात मैंने देखी, बचपन से देखता रहा, मिथिला में और उत्तर प्रदेश में जब भी बात शादी ब्याह की होती है तो पूछते हैं भाई कितना कमाते हो, नौकरी है, कितना कमाते हो, फिर बाइली आमदनी कितनी है, यानी कि नौकरी में जो तनख्वाह मिलती है उसके ऊपर जो है कैसे तुम ऊपरी आमदनी कितनी है। तो जो ऊपरी आमदनी की जो संस्कृति हमारी है वो सिर्फ गरीब लोगों तक, मध्यवर्ग तक नहीं, ये नीचे से ऊपर तक जितने भी हमारे व्यापारी जो उद्योगपति हैं, जितना भी काला पैसा आता है वही बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? काला पैसा क्या है? काला पैसा ये है कि जो सरकार के जो नियम है उनसे अलग जो आप पैसा कमाते हैं वो काला हो जाता है, उसको हम काला कहते हैं। सरकार ने कहा कि इतना इनकम टैक्स दो, उसको आप छुपाओगे तो काला हो गया, इतना एक्साइज ड्यूटी दो, ये बात शुरू हुई काला हो गया राज में। लेकिन आज की तारीख में जब लाइसेंस परमिट से ज़्यादा जो बाजार की जो ज़रूरतें हैं वो तय करती हैं कि हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना उत्पादन कर सकते हैं, तो उसमें एक हद तक उसमें कमी आई है उस काले पैसे में, क्योंकि काला पैसा सरकार की नीतियां बनाती हैं। अगर नीति उस तरह की ना हो, जो लोग अपने आप पैसे का इस्तेमाल जो भी उचित लगेगा करेंगे, उसमें न ये सोचने की बात है इसमें काला क्या है, सफ़ेद क्या है। लेकिन जब सरकार कहती है कि इतना पैसा हमें दो और हम नहीं देते हैं, तो जो नहीं देते वो काला हो जाता है। तो यानी काला पैसा पूरी उत्पादकता का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अब वो बढ़ते बढ़ते कुछ और बड़ा भी हो गया तो वो 5, 10, 15, 20% का होगा नहीं। तो अब सरकार इसका क्या जवाब देगी? मीडिया सरकार से क्या पूछेगी? जुडिशरी इस पर स्व मोटो क्यों नहीं करेगी? सवाल ये सब सोचने की बातें हैं। जब तक हम इन चीज़ों को आज की बहस के दायरे में नहीं लाएंगे, देश में न ट्रांसपेरेंसी आएगी, न हमारी गवर्नेंस ठीक होगी, और ये जो सारे मुद्दे हमको
असली मुद्दों से हमेशा दूर ले जाते रहेंगे। तो जो रफाले हो चाहे कोवैक्सिन हो, इसमें सबसे बड़ी बात है गवर्नेंस की जो कमी है वो सामने आती है, नंबर एक। नंबर दो, जो उससे मूल्य बनते हैं हमारे समाज के, जिससे कि समाज तरक्की करेगा। अगर हमारे मूल्य कमजोर हो गए तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में और जो भी कुछ हो, आम आदमी करप्शन को देखता नहीं है। करप्शन बड़ी जगहों पे हर जगह है। वो इस तरह होता है कि नियमों का पालन करते हुए, छुपाते हुए करते रहते हैं, लेकिन आम आदमी को कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं दिखता। हमारे देश में भ्रष्टाचार हर जगह है। वो एक ज़माने में टेलीफोन लाइन के लिए, मुझे कहानी याद है, हमारे एक दोस्त थे, वो टेलीकॉम सेक्रेटरी थे, जो रिटायर हुए, उनके घर पे नए घर पे फ़ोन लगना था। तो जो फ़ोन लाइन वाला आया, उसने कहा कि वो, उसने कुछ कहा नहीं, आता था चला जाता, लगाता नहीं था। इन्होंने उसको सोचा कि हम तो टेलीकॉम सेक्रेटरी थे, हमें क्या करना पड़ेगा। अंत में उन्होंने यही कहा, साहब आप टेलीकॉम सेक्रेटरी साहब से कह लीजिए, लगा दीजिए। अंत में उनको वही, उस छोटे आदमी को जो 2-4 पैसे देने थे उन्होंने दिए, उसको टिप मान लीजिए आप। लेकिन उसी चीज़ को आप ले जाएं, ऊपर तक ले जाएं, जहाँ तक ऊपर तक बात जा सकती है, उसका आकार बदलता रहता है, नंबर बदल जाते हैं। ये छोटा आदमी 500 लेता है, बड़ा आदमी 500 करोड़ लेता है या 5,000 करोड़ लेता है। जब मैं संपादक था देश में, एक बार मैंने एक स्कूटर वाले 3 पहिए वाले से, मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर कहीं चला गया तो मैंने 3 पहिए ली वहाँ दरियागंज से बहादुर शाह जफर मार्ग जाने के लिए। तो मुझे लगा उसका मीटर कुछ ज़्यादा था। कहता, साहब अरे प्रधानमंत्री लोग इतना खाते हैं, तो हम तो आपको आप 50 पैसा दे दिए तो क्या हो गया। ठीक कह रहे हैं। यानी कि हमारे मूल्य ऐसे बदल गए हैं कि उसमें वो चाहे कम आमदनी वाला व्यक्ति हो या ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हो या सत्ता की पराकाष्ठा तक पहुंचे हुए लोग हों, जिस तरह से हमारे मूल्य हमको आगे बढ़ाते हैं, उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। तो रफाले की जो सफाई हमें देनी पड़ेगी जनता को, सबको, इसलिए कि हमारे मूल्य जब तक एक ठोस जगह पर नहीं होंगे, वो ऐसे नहीं होंगे जो पढ़ते हैं वही सोचते हैं वही करते हैं, मतलब नहीं है। तो उन चीज़ों से अलग हटने के लिए सरकार को कहीं सफाई देनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या सही था, इसे कैसे ठीक किया जाए। लेकिन हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी एक बात कि इस सरकार ने 500 करोड़ के जहाज के 1500 करोड़ दिए। इस सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर, जो कि हमारी अपनी देश की धरोहर है, उसको काम देने के बजाय एक ऐसे उद्योगपति को जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था एवियोनिक्स का, एयरक्राफ्ट बनाने का, उसको उन्होंने काम करने के लिए जो विदेशी पार्टी से कहा कि उनको उस पर पैसे लगाए। इस हद तक कि सारे पैसे, 94% पैसे दासोट लगाती अनिल अंबानी कंपनी में, और उसको कुल 49% शेयर मिलते। यानी कि इस डील में, रफाले डील में, हर कदम पे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उसे कौन देखेगा, कौन समझेगा, ये देश की जनता को तय करना पड़ेगा। चाहे उसके खिलाफ आज उठें या अगले चुनाव में उठें, लेकिन ये नीतियां जो तभी तय होती हैं जब लोग जागरूक होते हैं, जब इसके बारे में चर्चा होती है। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगली पायदान तक। नमस्कार।